अस्सलाम वालेकुम। अब हम अनोवा का जो है वो पार्ट 3 करेंगे। इसके अंदर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में टर्म्स और फार्मूलाज देखे थे उनके मुताबिक जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अनोवा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसकी टर्म्स और फार्मूलाज आने चाहिए। तो इसके लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें पहले, फिर उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन करें। हमने क्या कहा था कि अनोवा के अंदर जो है वो हम 2 से ज़्यादा सैम्पल्स लेते हैं। तो अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास सैम्पल 1 है, सैम्पल 2 है और सैम्पल 3 है। इसके अंदर हमारे पास 3 सैम्पल हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ 3 पॉपुलेशंस। अब हमारे पास सैम्पल कितने हैं? 3 है। आर इक्वल कहता है कि जो इसमें मीन आएगा वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद हमें जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है जो कि है 0.05। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका हमने जो है वो 3 पॉपुलेशन है तो हमने इसका अनोवा टेबल बनाना है और इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो वही है जैसे हमारे जी टेस्ट और टी टेस्ट के अंदर जो है वो 6 स्टेप्स है ना, इसके अंदर भी वही है, बस इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हमने एक टेबल बनाना है, अनोवा टेबल बनाना है और फिर इसको सॉल्व करना है। अब जो है जैसे जी टेस्ट और टी टेस्ट में हमारे पास 3 तरह की फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। एक थी हमारे पास डिफरेंस के लिए, दूसरी थी लेस के लिए और तीसरी थी मोड के लिए या ग्रेटर के लिए। लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस होती है जो कि हमारे पास H0 है और H1 है। एक ही हाइपोथेसिस होगी जिसके अंदर हमने पहले में ये करना है कि हमने तीनों के मीन को जो है वो इक्वल कर देना। मतलब पॉपुलेशन का मीन 1 है, 2 है और 3 है। इन तीनों को हमने क्या कर देना, इक्वल रख देना। पहला H0 में हमने ये लिख देना, उसके बाद जो H1 है ना उसके बाद उसमें ये लिख देना कि एटलीस्ट 1 मीन इज़ अनइक्वल। अब जितने भी अनोवा के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आपने ये वाली लिखनी है, इसके अलावा कोई भी नहीं लिखनी। ये हमारे पास एक ही हाइपोथेसिस होती है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है जो हमने लिख लेनी है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप है वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने उसी को जो है वो वहाँ पे लिख देना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया होता तो आपने उसको 5% के हिसाब से सॉल्व कर लेना है। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसके अंदर हम फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, हमने फार्मूला लिखना होता है और कैलकुलेशन के अंदर हमने उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं और उसको सॉल्व करना होता है। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो फार्मूला है वो है एफ़ कैलकुलेटेड जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। जो हमारे पास एफ़ कैलकुलेटेड है वो है SB² ओवर SW²। ये आपने फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सिर्फ 2 हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 जो है ना वो इक्वल है K-1 के और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है वो N-K के। आपने इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पीछे जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े थे वो N-1 और N2-1 थे, लेकिन यहाँ पे ये चेंज है, ये K-1 है और N-1 है। अब ये जो K होता है ना ये हमने क्या देखा था, K इक्वल होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के, और जो हमारे पास K है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ सैम्पल्स। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हम देखेंगे कि ये इसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी आती हैं, 1 2 3 रो में हमारे पास नंबर हैं और उसके बाद 1 2 3 4 कॉलम में है, तो मतलब 3 और 4 हैं। तो हमने इसको निकाल लेना है। हमारे पास जो n की वैल्यू होगी ना वो हमारे पास होगी 3 × 4 जो इक्वल होगी 12 के। उसके बाद नंबर ऑफ़ सैम्पल, हमारे पास क्वेश्चन में कितने सैम्पल हैं, 3 सैम्पल हैं, तो नंबर ऑफ़ सैम्पल हमारे पास किसके इक्वल होगा, 3 के। तो नंबर ऑफ़ सैम्पल को अगर हम देखें तो वो हमारे पास 3 के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहले ये एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमने जो पार्ट 1 में बेसिक टर्म्स पढ़ी थी ना वो हम इसमें जो है वो उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए। अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपने ये टेबल बनाना है ना तो आपने इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ है ना वो 5 रखनी है। आपने इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 5 रखनी है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 और 4 और 5, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ आपने कितनी रखनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ वो आपने इसमें रखनी है 5, ठीक है। उसके कॉलम देखें तो 1 2 3 4 और 5 6, तो नंबर ऑफ़ कॉलम आपने इस टेबल में कितने रखे हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम
वो हमने इसमें रखनी है 6। बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपने क्वेश्चन, ये जो सेकंड वाली आपकी रो होगी ना, ये जो सेकंड वाली रो है, इसमें आपने उतनी लाइंस छोड़नी है जितनी आपकी सैंपल के कॉलम में है। जैसे कि हमारा पीछे जो क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमारे पास जो कॉलम में वैल्यूज़ हैं वो 1 2 3 4 हैं। तो आपने क्या करना है कि जो सेकंड रो है ना, उसके अंदर उतनी ही लाइंस छोड़ देनी है। जैसे पीछे 4 थी कॉलम में वैल्यूज़, तो आपने यहाँ पे 4 लाइंस को छोड़ देना है। बाकी आपने यही रखना है कि 5 रोज़ बनानी है और 6 कॉलम बनाने हैं, ये टेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब ये टेबल जब आपने बना लेना है तो फिर उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करनी। अब इसमें सबसे पहले ना आपने ये जो फर्स्ट लाइन है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपने लिखना है सैम्पल 1। अब सैम्पल 1 को हम किससे डिनोट करते थे? अगर आपने टर्म्स वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे हमने सैम्पल 1 लिखना है। तो उसके लिए कैपिटल X और स्मॉल i और आगे आपने 1 लिख देना है। ठीक है, ये है सैम्पल 1। उसके साथ आपने यहाँ पे क्या लिखना है? कैपिटल X I और यहाँ पे 2 लिख देना है। ये हमारे पास क्या होगा? सैम्पल 2 होगा। उसी तरह यहाँ पे आपने X I और यहाँ पे 3 लिख देना है। ये हमारे पास क्या होगा? सैम्पल 3। हमारे पास 3 सैम्पल थे तो हमने तीनों की वैल्यूज़ को लिख लिया है। मतलब तीनों के हमारे पास 3 सैम्पल थे तो हमने उनको लिख लिया यहाँ पे। अब इनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं कि जो सैम्पल 1 है, ये आप क्वेश्चन से साथ साथ देखते जाएं। अब जो सैम्पल 1 था ना, उसमें क्या वैल्यू थी? 40। जो पहले वाली थी 40 थी, फिर उसके बाद हमारे पास है 50, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है 60 और लास्ट पे हमारे पास आती है 65। ये आपने लिख लेनी है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड सैम्पल नंबर 2 है, उसमें हमारे पास है 60, 65, 66 और लास्ट पे हमारे पास आती है 50। उसके बाद हमारे पास जो सैम्पल 3 है, उसमें जो वैल्यू दी हुई है, ये क्वेश्चन की वैल्यूज़ मैं लिख रही हूँ। 45, 38, 60 और 42 आपने पहले ये लिख लेनी है। उसके बाद ये जो हमारे पास 5 वाला कॉलम है, इसके अंदर आपने लिखना है टोटल। अब टोटल क्या होगा कि ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ है ना, इनको आपने टोटल कर लेना है। हम इनका टोटल करें तो आपने सबसे पहले जो है वो रो नंबर 1 का करना है। 40, 70 और 45। अगर आप इसको प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 155। वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सेकंड रो को करेंगे 50, 65, 38। उसको प्लस किया तो हमारे पास 158 आंसर आएगा। अब थर्ड रो को करना है 60, 66 और हमारे पास लास्ट पे आता है 60। तो अगर इसको हम प्लस करें तो 186 आंसर आता है। नंबर 4 को देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 65 है, 50 है और 42 है। इन तीनों को आपने प्लस करके इसका आंसर लिख देना है, जो कि हमारे पास है 157। अब ये हमारे पास तीनों हो गए। अब आपने इसके से आपने रोज़ का सम लिया था ना, ये टोटल आया था। उसी तरह आपने कॉलम का भी सम लेना है, मतलब ये चारों वैल्यूज़ को भी प्लस करना है। इसको हम शो करते हैं T.J से, कि कॉलम का जो सम होता है ना, उसको हमने T.J से नोट करते हैं, T.J से। अब आपने 40, 50, 60 और 65 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 215। उसी के साथ अगर आप सेकंड कॉलम को करेंगे 70, 65, 66, 50 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 251। कैलकुलेटर से इनका सम कर लेना है। उसके बाद 45, 38, 60 और 42 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 185। ठीक है, तो आपने इसको प्लस करके भी इसका आंसर निकाल लेना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो आपने T.J निकाला है ना, कॉलम के सम लिए हैं ना, उनका आपने स्क्वायर ले लेना है। मतलब यहाँ पे इसके नीचे ही आपने T.J का स्क्वायर लिख लेना है। अब 215 है, 215 है तो उसका आपने क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है। 215 का स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे 251 का स्क्वायर ले लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? 185 का स्क्वायर। इनका आपने स्क्वायर ले लेना है। इसका स्क्वायर इनका आपने स्क्वायर ले लेना है। तो इसका स्क्वायर लेके जो हमारे पास आंसर आते हैं वो हमारे पास सबसे पहले आता है 46, 22, 5। ये हमारे पास इसका स्क्वायर है, 215 का स्क्वायर है। उसके बाद 251 का जो स्क्वायर है वो आता है 36,001 के इक्वल। उसके बाद 185 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 34, 22, 5। ये आपने स्क्वायर ले लेने हैं।
अब नेक्स्ट जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो ये वाला बॉक्स है, मतलब ये वाले 2 बॉक्सेस के अंदर जो है वो आपने लिखना है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले जो है वो टोटल का भी टोटल, मैंने आपको जो पार्ट 1 है उसमें बताया था कि जो टोटल का टोटल होता है उसको हम टी डबल डॉट से डोनेट करते हैं। तो टोटल के टोटल को इस ऐसे टी डबल डॉट से डोनेट करते हैं। अब आपने जो है वो 155 प्लस 153 प्लस 186 प्लस 157 को अगर आप प्लस करें तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आता है 561। आपने 561 कर लेना है, ये हमारे पास क्या होगा, टोटल का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि जो हमारे पास ये हमने लिखा है ना टी डॉट जे का स्क्वायर। अब इसमें जो जो वैल्यूज़ आई हैं ना, ये 3 वैल्यूज़ आई हैं, आपने इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है। ठीक है, आप इन तीनों वैल्यूज़ को जब प्लस करते हैं ना तो हमारे पास आंसर आता है। इसको हम डोनेट करते हैं सम ऑफ सम का, ये जो साइन है ये सम का साइन है, टी डॉट जे का स्क्वायर कि ये जो टी डॉट जे है ना उसका आपने क्या ले लेना है, सम ले लेना है। तो इसको हम लिखते हैं सम ऑफ टी डॉट जे का स्क्वायर के ये जो 3 वैल्यूज़ आई हैं ना इनका आपने स्क्वायर ले लेना है। जब आप इनका स्क्वायर लेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 143,451। ये हमारे पास इसका सम आता है। अगर आपने बोर्ड से देख के ये क्वेश्चन नोट किया हुआ है तो उसमें ये मिस्टेक है कि यहाँ पे 4 मिसिंग है। ठीक है, तो आपने ये करेक्ट कर लेना है, 143,451 ये इसका सम है। ठीक है, ये वैल्यू आपने करेक्ट कर लेनी है अगर आपने बोर्ड से देख के नोट किया हुआ है क्वेश्चन तो। ठीक है, उसमें ये मिस्टेक है। अब इसके बाद हमने ये सारा कर लिया। अब हमने अगले स्टेप में ये करना है कि हमारे पास हमने ये जो लिए हैं ना इनका, अब आपने जो सैम्पल 1 2 3 था ना इनका आपने स्क्वायर भी ले लेना है। अब इसी को लिख लेना आपने 1 एक्स, अब आपने लिख लेना इसको xi1 का स्क्वायर। अब इसका आपने क्या ले लेना, स्क्वायर ले लेना। ठीक है, आपने इसका भी स्क्वायर ले लेना। उसके बाद आपने ये जो xi2 है ना इसका भी xi3 ये वाली वैल्यू इसी का क्या ले लेना, स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो आपने 40 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो हमने जो आंसर लिखने हैं वो स्क्वायर निकाल के लिखने हैं। अब 40 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 1600। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 50 का स्क्वायर होता है वो होता है 2500। नेक्स्ट स्टेप में हमने 60 का करना है तो वो होता है 3600। उसके बाद हमारे पास आता है 42, 65 का स्क्वायर लें तो 4225 जो है वो हमारे पास इसका स्क्वायर आता है। उसी तरह आपने इन सब के स्क्वायर ले लेने हैं। जैसे 70 का स्क्वायर है 4900, उसके बाद इसका स्क्वायर है 65 का, ये वाला ही सेम आपने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो है 66 का स्क्वायर अगर हम देखें तो वो है 4356। उसी तरह हमारे पास 50 का स्क्वायर जो है वो यही है 2500। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि xi3 जो सैम्पल 3 का है ना उसका भी स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पे 45 है तो उसका आपने स्क्वायर ले लेना है तो वो हमारे पास आएगा 2025, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद 38 का करेंगे तो 1444 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 60 का स्क्वायर 3600 आता है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है 42 उसका स्क्वायर अगर हम देखें तो 1764 उसका स्क्वायर आता है। नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपने क्या लिखना है, सम ऑफ, यहाँ पे भी आपने सेम लिखना है सम ऑफ xi का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आपने यही लिखना है और यहाँ पे भी आपने ऐसे ही सेम लिखना है सम ऑफ xi का स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर लिए हैं ना, मतलब इनके जो स्क्वायर लिए हैं ना उसका, जैसे हमने पहले स्टेप में 40, 70 और 45 का सम किया था ना, उसी तरह आपने ये जो इनकी स्क्वायर की वैल्यूज़ है ना उनका भी सम ले लेना है। तो 1600, 4900 और 2025 का आपने क्या ले लेना है, सम ले लेना है। जब इसका आप सम लेंगे तो वो हमारे पास आंसर आता है 8525। उसी तरह 2500, 42, 25, 14, 44 का अगर हम सम लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 8169। उसी तरह 3600, उसके बाद 43, 56 और 36 का अगर हम रो नंबर 3 का सम लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 11556। उसी तरह ये जो वैल्यूज़ हैं तीनों, ये जो 42, 25, 2500, 17, 65 इसका अगर हम सम लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 8489।
9। ठीक है, तो ये आपने क्या लिया, रोज़ के जो स्केयर लिए थे ना हमने, उनकी रो वाइज जो है वो उनका आपने स्केयर ले लिया। ठीक है, अब रो वाइज लिया है, अब आपने इसी तरह यहाँ पे जो है उसका कॉलम वाइज ले लेना है, मतलब 1600, 2500, 3600, 42, 25 इनको प्लस करना है। तो आपने जो है वो नीचे इसका आंसर लिख देना है। अब ये आंसर आता है 11,925। ठीक है, इन चारों को प्लस करने से ये आंसर आता है, ये आपने लास्ट पे लिखना है। इसी तरह इनको भी प्लस कर लेना है, वो हमारे पास आता है 15,981। उसी तरह ये जो लास्ट हैं इन चारों का सम भी लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 8833। अब इस टेबल का जो लास्ट स्टेप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास है कि हमने सम लेना है, सम ऑफ आई, सम ऑफ जे और सम ऑफ आई जे स्केयर। अब आपने सम ऑफ आई, सम ऑफ जे, सम ऑफ आई जे स्केयर, ठीक है, ये आपने लेना है। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने इन चारों वैल्यूज़ को भी, ये जो लास्ट वाली वैल्यूज़ है ना, बिल्कुल लास्ट वाली, इन चारों वैल्यूज़ को भी प्लस करना है। उसके अलावा आपने ये जो लास्ट 4 वैल्यूज़ है ना, 3 वैल्यूज़ है ना, इनको भी प्लस करना है। अब आपने याद रखना है कि आपने इन चारों को और इन तीनों को जब आप प्लस करते हैं ना, मतलब इन चारों को जब प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है वो वाला आंसर, और इन तीनों को प्लस करने से जो आंसर आता है ना वो हमारे पास सेम आंसर आएगा। और वो आंसर हमारे पास है, अगर इन चारों को करें ना तो हम, और इन तीनों को भी अलग से करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है हमारे पास 36, 7, 39। इसको आपने टेबल के अंदर ही लिखना है, क्योंकि अभी इसमें स्पेस नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, आपने जो है ये वैल्यू आएगी। अगर आपकी इन चारों को प्लस करने से और जो वैल्यू आती है वो वाली, और इन तीनों को प्लस करने से जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, जैसे यहाँ पे सेम आई है, तो आप इसका मतलब है आपका ये जो टेबल बना है ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आती तो इट मीन्स कि आपका टेबल में कहीं पे कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो आपने इसको गौर से देख लेना कि इनको प्लस करने से भी यही आंसर आना चाहिए और इन तीनों को प्लस करने से भी यही आंसर आना चाहिए।